हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को राजस्थान में अभी जो हाल ही में कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का जो विज्ञापन जारी हुआ है उसका डिटेल सिलेबस यानी कि कनिष्ठ सहायक का मतलब है जो कि अभी वर्तमान में एलडीसी का जो विज्ञापन आया है उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है और किस प्रकार से आप लोग उसकी तैयारी करेंगे, डिटेल सिलेबस की मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा और आप लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़े रहना। मैं पूरा ऑन स्क्रीन आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और पूरा सिलेबस क्या रहेगा डिटेल सिलेबस आपको समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर देखते हैं तो पाठ्यक्रम लिख के और पेपर फर्स्ट यहाँ पर इन्होंने कहा है। एलडीसी में मुख्य रूप से दो पेपर होते हैं। पहला पेपर फर्स्ट यहाँ पर इन्होंने बताया जिसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित यानी कि गणित, विज्ञान और जीके तीन सब्जेक्ट मुख्य रूप से यहाँ पर आएंगे और 3 घंटे का इसका समय है और इसका अंक बार है वो 100 नंबर है, यानी कि इस पेपर में 100 अंक का पेपर होगा और 3 सब्जेक्ट उसमें आएंगे। अब सबसे पहला पॉइंट आता है, 1 नंबर पॉइंट है वो आता है सामान्य ज्ञान का जनरल नॉलेज। इसमें अलग अलग पॉइंट में सबसे पहला है करंट का सामयिक मामले यानी कि करंट अफेयर। इसमें राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटना यानी कि करंट अफेयर्स राजस्थान के साथ साथ नेशनल करंट अफेयर भी आएगा और जो भी घटनाएं, मुद्दे और संबंधित संगठन और जो भी संस्थाएं हैं ये इसमें रहने वाली है। यानी कि मुख्य रूप से नेशनल और स्टेट लेवल का जो करंट अफेयर है वो आपको पढ़ना होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है वो है भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन में भारत की पारिस्थितिकी और वन्य प्राणी यानी कि इकोलॉजी है और कौन कौन से वन्य प्राणी, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य और संरक्षित क्षेत्र हैं उनका अध्ययन आपको इसमें करना होगा। उसके बाद इसमें बहु पॉइंट है राजस्थान की भौतिक दशाएं। राजस्थान की भौतिक दशाओं की बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जलवायु है, वनस्पति है, मृदा है, प्रमुख भौतिक भूभाग यानी कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश, मानव संसाधन में जनसंख्या और जनजातियां और राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन के अंदर जैसे खनिज है, वन है, जल है, पशुधन है, वन्य प्राणी और संरक्षण। ये पॉइंट है आपको राजस्थान की भूगोल के अंदर पढ़ने होंगे। इतना ही नहीं, राजस्थान की भूगोल में 3 नंबर पॉइंट है कि राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास। कृषि और आर्थिक विकास में राजस्थान की प्रमुख जो फसलें हैं यहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती हैं उनकी चर्चा करनी होगी। कृषि आधारित उद्योग है, वैसे उद्योग में कृषि आधारित, खनिज आधारित, सहकारी आधारित सारे उद्योग हो जाएंगे। उसके बाद प्रमुख सिंचाई परियोजना है, कौन कौन सी परियोजनाएं किन जिलों से बहती हैं, किन परियोजनाओं का नाम बदला गया है, ये सारा आपको इसमें मेंशन किया गया है। मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं और हस्त उद्योग भी आपके उद्योग के अंदर शामिल हो जाएंगे। हालांकि इन्होंने आर्थिक विकास की दृष्टि से ये आपको वापस दिया है। उसके बाद विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम एवं विकास की संस्थाएं, इनमें पंचायती राज की भूमिका। ये पाठ्यक्रम मोटा रूप से कह सकते हैं कि राजस्थान की भूगोल का है। उसके बाद अगला पॉइंट अपन चलते हैं तो राजस्थान की इतिहास आती है। राजस्थान की इतिहास में मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान की इतिहास और संस्कृति, राजस्थान की इतिहास और संस्कृति में सबसे पहला आता है मध्यकालीन इतिहास। अब विद्यार्थी अक्सर पूरा पॉइंट नहीं दिया है तो मध्यकालीन इतिहास का मतलब है इसमें आपकी राजस्थान की क्रांति है, प्रजामंडल है, एकीकरण है और जो भी 1200 से लेकर 1800 तक है वो पूरा आपको इसमें पढ़ना होगा। प्रजामंडल, एकीकरण, किसान आंदोलन, क्रांति, ये सारे टॉपिक यहाँ आपके कवर होने वाले हैं। मध्यकालीन इतिहास लिख दिया, इसका मतलब ये आपको पूरा पढ़ना होगा। स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक चेतना यानी कि एकीकरण है, प्रजामंडल है, राजनीतिक पुनर्गठन है। उसके बाद आती है कला संस्कृति। 2 पॉइंट है वो कला संस्कृति से शुरू होता है। इसमें लोक भाषाएं, बोली यहाँ एवं साहित्य यानी कि भाषा और साहित्य का टॉपिक आपको इसमें पढ़ना होगा। लोक संगीत, लोक नृत्य, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियां, सांप्रदायिक सौहार्द यानी कि इसमें मेले और त्योहार, ये भी आपको इसमें सांप्रदायिक सौहार्द के टॉपिक में पढ़ने होंगे। इसमें मेले त्योहार अलग से दिया है, रीति रिवाज है, वेशभूषा और आभूषण।
ये टॉपिक राजस्थान की कला संस्कृति, यानी कि मैं आपको यहाँ से अलग करके दिखा देता हूँ कि ये पॉइंट है, ये आपकी राजस्थान की कौन सी के हैं, ये आपकी संस्कृति से हैं। और ऊपर के जो पॉइंट हैं, जैसे मैं वापस यहाँ से एरो करके जैसे ब्लैक एरो से दिखा देता हूँ, जो ये पॉइंट है ना अ ब और स, ये 3 पॉइंट हैं ये आपके राजस्थान की इतिहास के रहने वाले हैं। तो अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। इसके बाद चलते हैं आगे। जैसे ही आगे चलते हैं तो उसमें आता है फिर आगे राजस्थान के औद्योगिक विकास। राजस्थान का औद्योगिक विकास है, इसमें सबसे पहले प्रमुख उद्योग है औद्योगिक क्षेत्र। ये वापस वही बात रिपीट की गई है। कच्चे माल की उपलब्धता, ये भी उद्योगों में जाएगा। खनिज आधारित बड़े छोटे कुटीर उद्योग, ये भी खनिज में है। फिर आता है ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। ऊर्जा के विभिन्न में जल विद्युत, तापीय, अणु एवं पवन और सौर ऊर्जा, ये ऊर्जा है। समस्त ऊर्जा आपको नहीं पढ़नी है, आपको जल विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, अणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ये 5 ऊर्जा के प्रकार हैं जो इन्होंने मुख्य रूप से दिए हैं और आप लोगों को ये पढ़ने भी पड़ेंगे। ये 5 आप पढ़ेंगे तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कोई दिक्कत आने वाली नहीं। अब मैं इसको ऊपर लेता हूँ थोड़ा सा और आपको पूरा समझाने का प्रयास करता हूँ। इसको अपन ऊपर लेते हैं, इसको क्लीन मार देता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि इसको क्लीन करना भी बेहद जरूरी है। अब यहां से क्लीन हुआ, मैं इसको वापस पेज को आगे ले लेता हूं। अब आगे चलते हैं तो यहां पर आता है दैनिक विज्ञान। जीके का पार्ट पूरा हो गया। अब दैनिक विज्ञान एवरीडे साइंस आती है। इसमें सबसे है पहले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक कैटालाइस्ट, ये 3 टॉपिक हैं। उसके बाद धातु, अधातु एवं इनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण 2 यौगिक होते हैं और इसमें आपको आईयूपीएसी नामकरण वगैरह सारा पढ़ना पड़ेगा। फिर हाइड्रोकार्बन आते हैं, कार्बन के अपर रूप हैं जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, वो सारा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और या फ्रियोन इसको कह सकते हैं, सीएनजी है, बहुलक है, साबुन और अपमार्जक, ये पॉइंट आपके कार्बन के यौगिकों के अंदर रहने वाले हैं। उसके बाद आपके केमिस्ट्री से हटके चौथा पॉइंट आता है, वो आता है फिजिक्स का। प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष और उसका निवारण, ये पॉइंट आपके फिजिक्स के जो प्रकाश का टॉपिक है उसके अंदर रहेंगे। उसके बाद आता है मुख्य रूप से विद्युत का टॉपिक। इलेक्ट्रिसिटी में विद्युत धारा है, ओम का नियम है, विद्युत सेल, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम है, जनरेटर है, विद्युत मोटर है, घरों में विद्युत व्यवस्था किस तरीके से घरों में वायर का संयोजन किया जाता है वो उसमें पढ़ना होगा। घरों में काम में आने वाले कौन कौन सी युक्तियां हैं, उनकी क्या कार्यविधि है, उनका कैसे रख रखाव कर सकते हैं और उनको यूज करते समय क्या सावधानियां रखनी है, वो पॉइंट आपको विद्युत धारा के जो टॉपिक में आपको पॉइंट दिए गए उसके हिसाब से आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आती है अंतरिक्ष। ये अंतरिक्ष का टॉपिक है, ये एक नया है। पिछली 2018 की वैकेंसी में विद्यार्थी ये मानकर गए थे कि अंतरिक्ष में 2 या 3 सवाल आएंगे और इसको नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, और अंतरिक्ष के वहां पे 10% पूछे गए थे और जिन्होंने इसको अच्छी तरीके से तैयार नहीं किया वो कहीं न कहीं वहां पर मार खाए थे। उसमें अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, कौन से इसरो के जो अभी चंद्रयान वगैरह है, मंगलयान है, जो जितने भी इसरो के हैं अपने जो भी लॉन्च हुए हैं व्हीकल, और सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर से जो व्हीकल लॉन्च हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको, और इसके साथ साथ आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट वगैरह, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर से साइंस आई है, बायोलॉजी आई है, आनुवंशिकी से संबंधित शब्दावली है, जैसे मेंडल ने कौन कौन से नियम, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, गुण सूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्यों में लिंग निर्धारण की, बच्चे का जन्म किस तरीके से होता है, वो आपको मनुष्य के लिंग निर्धारण में पढ़ना होगा। अब मैं आगे चलता हूं और साइंस में और कौन से पॉइंट है वो भी आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। इसके बाद आते हैं इसको मैं कवर कर लेता हूं यहां से।
अब ये रहा। अब आगे आगे अगला पॉइंट आता है 8वां, पर्यावरण अध्ययन। इकोलॉजी से है पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र की जैविक घटक, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र के अंदर आपके नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र, ये 7 जो मेन है जल चक्र, ये आपको पूरे पढ़ने होंगे। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है तो उसकी सामान्य जानकारी है, जैसे जीन वगैरह है, बायो पेटेंट है, किस्म है जैसे बीटी बैंगन है, बीटी कपास वगैरह, ये सारे आपको पढ़ने होंगे। ट्रांसजेनिक जीन या पराजीवी जीव, कौन कौन से ट्रांसजेनिक जीन होते हैं और किस तरीके से ट्रांसजेनिक जीवों का विकास किया जाता है, वो उसमें आपको पढ़ना है। उसके बाद 9th नंबर यूनिट है, इसमें पादपों और जंतुओं का आर्थिक महत्व, यानी कि कौन कौन से औषधीय पादप हैं, कौन कौन से पादपों से दवाइयां बनाई जाती हैं, उनका आपको मुख्य रूप से जैसे चाय है, कॉफी है, अदरक है, हल्दी है, इनके आपको बोटनिकल नेम भी याद रखने होंगे। और कुछ जंतु है जिनके जूलॉजिकल नाम भी पूछे जाते हैं। उसके बाद साइंस का अंतिम यूनिट आता है, उसमें आपका ब्लड ग्रुप है, रक्तदान, आरएस फैक्टर, रोगाणु और मानव स्वास्थ्य, कुपोषण और मानव स्वास्थ्य, मानव रोग, उनके क्या कारण और निवारण। ये मुख्य रूप से ये पॉइंट आपके विज्ञान में रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि साइंस का सिलेबस आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं अपन, आगे आती है गणित। गणित में क्या पॉइंट रहते हैं, सबसे पहले बात करते हैं गणित में। तो इधर देखते हैं, इसको आपको अलग कलर से बताने की कोशिश करें। गणित मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के अंदर आपके सबसे पहले आएगा वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल। 6 अंकों की संख्याओं तक आपको किसी भी संख्या का वर्ग, वर्गमूल, घनमूल पूछा जा सकता है। और इतनी बड़ी संख्या का आप वर्ग या वर्गमूल, घन या घनमूल याद करेंगे तो वैदिक विधि से ही कर पाओगे, नहीं तो आपको समय ज्यादा लगेगा। उसके बाद आती है गुणनखंड है, बीजगणित है। इसमें आपके बहुपद की गुणनखंड, समीकरण, 2 स्वरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघु गुणक, यानी कि इसमें लॉग का टॉपिक भी आपके रहने वाला, लॉग रहेगा। उसके बाद अंकगणित आती है तो अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और बट्टा, ये टॉपिक आपके इसमें है। एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज, कार्तीय निर्देशांक पद्धति, 2 बिंदुओं की अंकगणित आपकी पूरी हो गई है। उसके बाद आपकी निर्देशांक ज्यामिति आती है, और ज्यामिति में एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज, कार्तीय निर्देशांक पद्धति, 2 बिंदुओं के मध्य दूरी, निर्देशांक बिंदुओं का आंतरिक या बाह्य विभाजन, यानी कि आपके निर्देशांक ज्यामिति जो कक्षा 9th और 10th में चलती है वो प्रश्नावली भी दी गई है। और इसके साथ साथ त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूपता और कोण, रेखाएं, कौन कौन से कोण होते हैं, जैसे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, पूर्ण कोण, ये सारे कोण आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आती है समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल, जैसे आयत, वर्ग, जो भी हैं, शत्रुभुज हैं, इनके क्षेत्रफल हैं। फिर वर्त की परिधि क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु एवं बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पे आपके मेंसुरेशन जिसको क्षेत्रमिति बोलते हैं, वो भी आपके यहाँ पर शामिल की गई है। उसके बाद आते हैं कोण एवं उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं, ऊंचाई दूरी की सामने, यानी कि पूरी त्रिकोणमिति की यूनिट है। ये गणित में एलडीसी में है, बाकी किसी वैकेंसी में अब नहीं है, क्योंकि पटवार और वीडियो इनमें नहीं है। लेकिन एलडीसी के अंदर अभी भी आपके जो त्रिकोणमिति है वो यहाँ पर दी गई है, और त्रिकोणमिति आपको अच्छी तरीके से तैयार भी करनी होगी। उसके बाद गणित की अंतिम 7वीं यूनिट, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी एवं सूचकांक। ये पॉइंट भी आपके जैसे माध्य, बहुलक और जो प्रायिकता वगैरह टॉपिक आते हैं अंत में, वहां पर है। प्रायिकता हालांकि आपके नहीं है, लेकिन आपको जो माध्य, माध्यिका, बहुलक वगैरह जो ये आते हैं, आंकड़ों द्वारा चित्रों का निरूपण का मतलब है आयत चित्र, पाई चार्ट वगैरह जो होते हैं, उनसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो गणित का सिलेबस भी आप लोगों को मुझे लग रहा है अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो अब चलते हैं आगे। ये पहला पेपर है अपना, जो एक पेपर है वो आपको पूरा हो चुका है, और
यहाँ पर इन्होंने बताया भी है कि पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, 100 अंक का होगा, 150 प्रश्न होंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा, सभी प्रश्नों के अंक समान रहेंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पेपर में आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो आप लोगों को इसको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है, कोई डाउट मन में नहीं रखना है, तभी आप पार पढ़ोगे। अब अपन सेकंड पेपर की रणनीति पर आ रहे हैं, और सेकंड पेपर की रणनीति, पेपर सेकंड जनरल हिंदी एवं इंग्लिश, यानी कि ये पेपर आपका भाषा का रहने वाला है और कुल 100 अंकों का ये पेपर होगा। इसमें भी समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा और सबसे पहले इसमें हिंदी का सिलेबस देखेंगे, उसके बाद इंग्लिश का। हिंदी में संधि और संधि विच्छेद, सामाजिक पदों की रचना और समास विग्रह, यानी कि इसमें पूरा समास है, समास का विग्रह आपको आना चाहिए, विग्रह दिया है तो उसका समस्त पद भी आपको बनाना आना चाहिए। उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, विपरीत अर्थ यानी कि विलोम शब्द भी हैं, अनेकार्थक शब्द, शब्द युगम यानी कि जोड़े 2 शब्दों जैसे अली और आली, अज और अजा ऐसे शब्द आते हैं, उनको युगम शब्द बोलते हैं। और कुछ संज्ञा आपको दे सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि इसका विशेषण क्या हो सकता है, जैसे सुंदरता या सुंदर एक संज्ञा है और इसका विशेषण बात करें तो उसका सौंदर्य हो सकता है, इस तरीके से। फिर शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्द देकर उसका शुद्ध पूछ सकता है, शुद्ध देकर उसका अशुद्ध पूछ सकता है, या जोड़े में देकर पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा पूर्ण शुद्ध है या कौन से पूर्ण अशुद्ध है, ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि भी सेम है, कौन सा वाक्य शुद्ध और कौन सा अशुद्ध। और उसके बाद वाच्य आते हैं, कर्तव्यवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य, 3 तरह के वाच्य। और फिर आती क्रिया, सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकालिक, 3 तरह के भी क्रिया की किस क्रिया में कर्म है और किस क्रिया में कर्म नहीं है। और वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, यानी कि जैसे जो बहुत कुछ जानता है और कुछ नहीं जानता है, वो भी इसमें आपके कवर हो जाएगा। उसके बाद बात कर, इतना होने के बाद हिंदी का कुछ अभी सिलेबस बाकी है, मैं अगले पेज पर आपको लेता हूं और वो सिलेबस भी आप लोगों को मैं बताता हूं कि कौन सा सिलेबस है। अगला सिलेबस क्या है, इधर देखेंगे। अगला सिलेबस भी आपके सामने है, हिंदी का कुछ सिलेबस पीछे रहा है, उसमें है सबसे पहला है मुहावरा लोकोक्ति भी आपकी है। मुहावरा लोकोक्ति, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं तो सही रहेगा। मुहावरा लोकोक्ति और अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द, यानी कि एक हिंदी में टॉपिक आता है पारिभाषिक शब्दावली, हिंदी शब्द देकर उसका अंग्रेजी मीनिंग या अंग्रेजी शब्द देकर उसका हिंदी मीनिंग पूछा जाएगा। उसके बाद आज बात करते हैं सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों के। हिंदी में वाक्य देकर उसका इंग्लिश पूछा जा सकता है, इंग्लिश में वाक्य देकर उसका हिंदी रूपांतरण पूछा जा सकता है, जिसको इंग्लिश में अपन ट्रांसलेशन बोल सकते हैं। वो सेम टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। आगे आता है कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान। कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, इसमें आपके जैसे अधिसूचना है, विज्ञप्ति है, परिपत्र है और सर्कुलर है, ऐसे बहुत सारे 7 लेटर कह सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, वो लेटर आपको पढ़ने पड़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इनमें भी 3 से 4 और 5 तक सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हिंदी के टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश के भी 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर 75 क्वेश्चन और 10 से 12 यूनिट है, इसका मतलब पर टॉपिक पे 5-5 क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना रहती है। उसके बाद बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। जनरल इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक हैं उसकी भी चर्चा करना बेहद जरूरी है। तो उसमें सबसे टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस, यानी कि टेंस का पूरा टॉपिक है। वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस, नरेशन यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव टू नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, एक्सक्लेमेटरी एंड वॉइस वर्सा। वॉइस वर्सा का मतलब होता है कि जो सेंटेंस असर्टिव नेगेटिव कर सकते हैं तो उसका नेगेटिव से असर्टिव पूछ सकता है, इंटरोगेटिव से वापस असर्टिव पूछ सकता है, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव पूछ सकता है। इन टॉपिकों का आपस में कन्वर्जन करना भी आपको आना चाहिए। उसके बाद आते हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का टॉपिक है। फिर आपका एक ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ऑर्डिनरी या कॉमन सेंटेंस, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। ये देखो हिंदी से इंग्लिश लिखा है, एंड वॉइस वर्सा का मतलब है इंग्लिश से हिंदी। ये जो टॉपिक मैंने हिंदी में बताया है
ट्रांसलेशन का वो सेम टॉपिक वापस यहाँ पर आया है। एक सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे तो दूसरे में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्री, यानी कि डिग्री का टॉपिक आपके हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, कनेक्टिव्स हैं यानी कि संयोजक जिसको बोल सकते हैं, और रॉन्ग वर्ड कई बार कई स्पेलिंग में पूछ सकते हैं कि कौन सा वर्ड गलत है, तो ये टॉपिक भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ग्लोसरी है, कुछ टेक्निकल वर्म्स और ग्लोसरी में जैसे ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स आती हैं, कुछ वाक्य सही है कौन से है, कहीं पे मिसलीडिंग हुई है, ऐसे सेंटेंस आपको पूछे जाते हैं। फिर आगे बात करते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, और ऑन्टोनोम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, और एक आता है वन वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम और एक शब्द। ये आपको इंग्लिश में याद करने पड़ेंगे क्योंकि इंग्लिश में ये पूछे जाते हैं, तो इंग्लिश में आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कुछ और टर्म्स अभी बाकी हैं। उसके बाद आते हैं फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। इनका मतलब होता है प्रीफिक्स का मतलब पहले, सुफिक्स का मतलब बाद में, यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय। हिंदी में जो उपसर्ग प्रत्यय होते हैं वो ही इंग्लिश में हैं। उसके बाद कन्फ्यूजेबल वर्ड्स का मतलब होता है एक जैसे शब्द होते हैं और स्पेलिंग में मिस्टेक होती है, आपको पहचानना होगा कि कौन सा वर्ड सही है और कौन सा गलत है। उसके बाद कॉम्प्रेशन ऑफ ए गिवन पैसेज। उसके बाद आपको एक पैसेज दिया जाएगा अनसीन पैसेज, और उस पर कुछ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और अनसीन पैसेज से ही आपको पता लगाना होगा कि इसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर, नोटिस और टेंडर। ये जो कार्यालय पत्र हिंदी में टॉपिक आया था, सेम टॉपिक आपको इंग्लिश में भी देखने को यहाँ पर मिलेगा, तो ये भी आपको आना चाहिए। तो ये मोटा मोटी रूप से सिलेबस था। इसमें भी आपके इंग्लिश में भी 75 क्वेश्चन आएंगे और इस पेपर में भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आप कहें तो मैं इसको जूम करके दिखा सकता हूं। इसको पहले मैं इरेज कर देता हूं, इरेज करना जरूरी है क्योंकि जब तक इरेज नहीं करेंगे तब तक काम नहीं आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें भी 100 नंबरों का है। ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें भी रहने वाली है, 150 क्वेश्चन है और 50 जनरल हिंदी, 75 जनरल हिंदी के और 75 जनरल इंग्लिश के, और ड्यूरेशन ऑफ पेपर 3 घंटे का पेपर होगा। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, देयर विल बी 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा सिलेबस आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है और आपको इसी टाइप के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, और आपको कोई भी अपडेट होगा तो लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी समस्या है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आने वाले वीडियो में एलडीसी भर्ती से संबंधित और भी जानकारी आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। तब तक इसी चैनल पर बने रहें। आपका इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।